नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में हिंदी निबंध लेखन यह एक महत्वपूर्ण भाग देखने जा रहे हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुसंगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। मतलब निबंध का जो भी विषय है उस विषय को, उसमें जो कही जाने वाली बातें हैं उन बातों को सुव्यवस्थित तरीके से आपको निबंध में लिखना होता है। निबंध लेखन एक कला है। निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध में किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्र पूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। निबंध की कुछ मार्गदर्शक या विशेष तत्व पाए जाते हैं। उसमें मुख्यतः निबंध में जो विषय दिया जाता है उस विषय में एक सूत्रता होनी बहुत आवश्यक होती है। निबंध लिखते वक्त उस निबंध में व्यक्तित्व का प्रतिबिंबित होना बहुत आवश्यक है। साथ ही आत्मीयता और कलात्मकता यह निबंध के कुछ महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। अब हम निबंध की आवश्यक बातें जो है वो देखेंगे। किसी भी निबंध में हम 3 भागों में उसका वर्णन करते हैं या वो निबंध को लिखते हैं। उसमें प्रथम होती है प्रारंभ। कोई भी निबंध उसका उचित विषयानुसार प्रारंभ करना, उसकी शुरुआत करना या उसकी प्रस्तावना करना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद मध्य भाग में विषय विस्तार होता है। मतलब निबंध जिस विषय में दिया गया है या जिस विषय को हमने वहाँ पर हमें बताना है उसकी पक्ष विपक्ष अच्छी बुरी बातों का विस्तृत वर्णन हमें उस निबंध के मध्य भाग में करना है। और अंत में आता है समापन। किसी भी निबंध का आशादायी समापन करना उचित माना जाता है। हम किसी भी विषय को किस प्रकार से उसका अंत, उसका समापन करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात है विषयानुसार भाषा का प्रयोग। निबंध का विषय क्या है, उस विषय के अनुसार हमें कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर हम ग्रामीण भाषा या ग्रामीण विषय है या देहातों का विषय है तो उन लोगों की भाषा, उन लोगों के शब्द वहाँ पर आते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। क्योंकि निबंध में जब हम लिखते समय किस प्रकार से लिखते हैं, उसमें हम उस भाषा को किस तरह से प्रवाही बनाते हैं, एक मुद्दे से लेकर दूसरे मुद्दे तक हम किस प्रकार से जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात होती है। साथ ही मुहावरों में कहावतें हो, सुवचन हो, वहाँ पर आवश्यकता अनुसार और आवश्यक कहावतें या सुवचनों का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना उचित होता है। इस कहावतें, सुविचार हो या सुवचन हो या मुहावरे हो, इनका इस्तेमाल विषय के अनुसार करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आवश्यक बात यह है कि हमारे निबंध की जो भाषा है या हमारे निबंध का जो लेखन है वो लिखते समय शब्द शुद्ध और सुवाच्य होने बहुत ज़रूरी है।
और कुछ आवश्यक बातें, हमें विषय के अनुसार जो बातें कहनी हैं वो हमारे विचार स्पष्ट होने बहुत ज़रूरी है। हमें जो भी कहना है वो स्पष्ट रूप में हमें कहना होगा और हमारे विचारों में एक क्रमबद्धता होनी ज़रूरी है। प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए और वो जिज्ञासा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। मध्य भाग में मुख्य विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए। मध्य भाग में अगर एक नीरसता आ जाती है तो निबंध आगे पढ़ना यह और नीरसतापूर्ण बन जाता है। इसलिए मध्य भाग जो है वो सजीव होना बहुत ज़रूरी है। समापन विषय से संबंधित सुसंगत उचित सार्थक विचार तक ले जाने वाला होना चाहिए। मतलब जब हम निबंध का अंत करते हैं, निबंध का समापन करते हैं, तो उससे हमें कुछ विचार, कुछ बातें उससे मिलनी चाहिए। वो हमें कुछ विषयों का बोध कराने वाला होना बहुत आवश्यक है। अब हम निबंध के 5 प्रकार जो माने जाते हैं, वैसे तो निबंध के कुल 16 से 17 प्रकार भी हैं, मगर 10वीं तक छात्रों को कुछ मुख्यतः 5 प्रकार अध्ययन के लिए होते हैं। उसमें पहला प्रकार है वैचारिक निबंध। इस निबंध में हमारे विचारों को बहुत महत्व दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि विज्ञान के चमत्कार। हमारे विचार यहाँ पर विज्ञान के बारे में, विज्ञान से होने वाले फायदों के बारे में, विज्ञान से होने वाले नुकसान के बारे में और विज्ञान से हमें किस प्रकार से इन दोनों में समन्वय साधना है, ये हमारे विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। इस निबंध में हम एक विशिष्ट विषय के बारे में हम वर्णन करते हैं। जैसे कि नदी किनारे 2 घंटे। यहाँ पर हम नदी के किनारे 2 घंटे, उन 2 घंटों में हमने क्या देखा, हमने क्या अनुभव किया, इसका विस्तृत वर्णन हमें उस निबंध में करना होता है। चरित्रात्मक निबंध ये निबंध के प्रकार का तीसरा प्रकार है। उदाहरण, मेरा प्रिय खिलाड़ी। ये एक ऐसा निबंध का प्रकार है जिसमें हमें हमारे ज्ञान को उचित तरीके से यहाँ पर दर्शाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी विषय के बारे में या किसी इंसान के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में जब बात करते हैं, निबंध में लिखते हैं, तो हमारे लिखने में कोई गलती न हो, इसे हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। चौथा प्रकार है कल्पनात्मक निबंध। यहाँ पर अगर मोबाइल न होता, यदि मोबाइल न होता तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। और ये छात्रों के सोच को बढ़ावा देने वाला ये विषय है। यहाँ पर उसके ज्ञान के साथ साथ उनकी अंदर की कल्पनात्मकता को बढ़ावा देना, उसको जागरूक करना, उसको विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। निबंध के प्रकार में 5वां प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम फटी पुस्तक की आत्मकथा, इस निबंध का उदाहरण लेंगे। बाकी 4 प्रकारों से ये निबंध का प्रकार एक अलग है। इसमें निबंध लिखते वक्त हमें कौन कौन से बदलाव या कौन कौन सा फर्क होता है, ये हम आगे देखेंगे।
वैसे तो 4 प्रकार जो है, वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, कल्पनात्मक, इन निबंधों को लिखते समय हमें कुछ आवश्यक बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे विषय में संबंधित विचारों को प्रधानता देनी पड़ती है। वो विषय कौन सा है निबंध का, उस हिसाब से हमें हमारे विषय के विचारों को बदलना पड़ता है, उसमें प्रधानता देनी पड़ती है। महत्वपूर्ण कौन सा विषय है उस हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। वैचारिक निबंध में विशेषता विचार महत्वपूर्ण होते हैं, तो वर्णनात्मक विषय में उस जगह का, उस स्थिति का, विषय का वर्णन महत्वपूर्ण होता है। चरित्रात्मक निबंध में जीवन प्रवास, मतलब किसी थोर पुरुष का जीवन प्रवास कैसा था, उसकी जीवनी कैसी थी, उस पर प्रकाश डाला जाता है। कल्पनात्मक निबंध में विषय कल्पना ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किस विषय में हमें उचित अनुचित बातों के बारे में हमें कल्पना करनी पड़ती है। विषय में पक्ष और विपक्ष इन दोनों को लिखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन चारों निबंध के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस विषय के कुछ अच्छे पहलू हो या उस विषय के कुछ बुरे पहलू हो। तो इन दोनों के बारे में स्पष्टीकरण करते हुए अंत में हमें इन दोनों से कुछ अच्छी बातें लेकर हमें किस प्रकार से उन दोनों में अच्छे या बुरे बातों में समन्वय साधना है, ये महत्वपूर्ण बातें हमें इस विषय में या इन 4 प्रकार में लिखनी पड़ती है। ये लिखते वक्त शब्द संपदा और विचारों की संपन्नता होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको उस विषय का ज्ञान न हो, उस विषय के बारे में अगर कुछ भी पता न हो, तो आप निबंध नहीं लिख सकते हो। आखिरी जो 5वां प्रकार जो मैंने पहले कहा कि मैं आगे इसके बारे में अधिक आपको जानकारी दूंगा, तो वो इस प्रकार से है कि आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाकी विषयों के बारे में हम एक तटस्थ तौर पर बातें बोल सकते हैं, मगर आत्मकथनात्मक निबंध में हमें आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश, मतलब उस जगह पर आप हो यह समझकर आपको खुद को जो कुछ अनुभव महसूस होता है, उस अनुभवों को, उन बातों को आपको निबंध में लिखना होता है। मतलब किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति या वनस्पति की जगह खुद को स्थापित करना होता है और महसूस करना होता है उसकी तकलीफ, उसके मन के विचार, और वो आपको लिखना पड़ता है। उसमें आप खुद लिख रहे हो, अपने खुद के विचार लिख रहे हो, खुद के अनुभव लिख रहे हो, और इसीलिए यह निबंध प्रथम पुरुष में आपको लिखना होगा। इसकी भाषा जो है वो प्रथम पुरुष में होती है और एक वचन में होती है। मतलब मैं से इस निबंध की शुरुआत होती है। प्रारंभ में आपको उस विषय तक ले जाने के लिए उचित प्रस्तावना, घटना या प्रसंग का सहारा लेकर हमें उस निबंध के विषय तक पहुंचना पड़ता है। अभी हम उदाहरण के तौर पर वर्णनात्मक निबंध पाठशाला का पहला दिन, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर पाठशाला का पहला दिन यह वर्णनात्मक निबंध है। इस निबंध को लिखते समय यथायोग्य शुरुआत करें, जिसमें बहुत छुट्टियों के कारण आप आपके पाठशाला के दोस्तों को, शिक्षकों को
किस तरह याद करते हो, यह वर्णन आपको करना होगा। निबंध के मध्य में पाठशाला के पहले दिन जब सभी मिलते हैं तो हर विद्यार्थी अपनी छुट्टियों के बारे में बताता है तथा पाठशाला की याद कैसे आती थी यह बताता है, और आपको इन सब का विस्तृत वर्णन आपको करना है। निबंध के समारोह में पाठशाला में आने के बाद हुई खुशी को स्पष्ट करना है। यह निबंध लिखते समय पहले बताई बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मैं अब अंत में आपको बताना चाहता हूं कि हर एक के मन में ये प्रश्न आया होगा कि आपको ये निबंध कितने पन्नों का लिखना है। अगर आप बताए हुए मुद्दों का अगर सही तरह से स्पष्टीकरण करते हो तो आपका निबंध अगर उचित प्रारंभ हो, प्रस्तावना आपने की है, उचित प्रसंग से आपने शुरुआत की है, आपके मध्य भाग में आपने विषय का उचित स्पष्टीकरण किया है, उसमें पक्ष पक्ष और विपक्ष के बारे में उसके मतलब विषय की अच्छी और बुरी बातों का की ठीक तरह से आपने चर्चा की है और उसका उचित समन्वय अगर आपने बताया है, और अंत में एक आशादायी आपने समारोह किया है, समापन किया है, तो उसके लिए आपको 2 पन्नों से लेकर 2.5 पन्नों तक आपका निबंध होना अत्यावश्यक है। उसमें आपको छोटे छोटे परिच्छेद बनाने आवश्यक है। उस निबंध में आपको शीर्षक जो है वो देना बहुत आवश्यक है। साथ ही एक 5 या 6 पंक्तियों के बाद या लाइन के बाद आप नया परिच्छेद बनाइए ताकि आपका निबंध विचारों से अच्छा हो, संपन्न हो और साथ ही वो दिखने के लिए मतलब प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना जरूरी है। अंत में मैं आपको गृह कार्य देना चाहता हूं। आपको 2 निबंध लिखने हैं। पहला निबंध वर्णनात्मक निबंध है तो दूसरा निबंध कल्पनात्मक निबंध है। वर्षा ऋतु, इस वर्णनात्मक निबंध में वर्षा ऋतु आने से पहले की स्थिति वो आपका प्रारंभ होगा। वर्षा ऋतु में जो बदलाव होते हैं, बारिश के जो फायदे होते हैं, बारिश से क्या नुकसान होते हैं, इसका विस्तृत वर्णन आपके मध्य भाग में होगा। और जब अंत करोगे तो वर्षा ऋतु ये हमारे लिए किस प्रकार से एक नई जीवन की शुरुआत होती है ये आपको बताना है। साथ ही दूसरा निबंध है कल्पनात्मक निबंध। यदि मोबाइल न होता, आज विज्ञान युग है, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो मोबाइल का युग है, क्योंकि विज्ञान की या विश्व की सभी जानकारी हमें जगह पर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है। अगर यह मोबाइल ही न होता तो क्या होता, हमें बहुत दिक्कत आती। मगर ये भी सोचिए कि क्या पहले जमाने में मोबाइल था? नहीं था। तो क्या पहले जमाने में लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करते थे? करते थे। तो इस सारे विषय को आपको इस निबंध में उसकी चर्चा करनी है, उसके बारे में सोचना है और आपको कल्पना करनी है। तो इस प्रकार से आज हमने उपयोजित लेखन में निबंध लेखन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हमने देखा है। आपको कुल 3 निबंध लिखने हैं। पहला निबंध है पाठशाला का पहला दिन,
दूसरा निबंध है वर्षा ऋतु और तीसरा निबंध है यदि मोबाइल न होता। धन्यवाद।